सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एसपी लेसन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो बच्चों, हमारी सीरीज चल रही है सक्सेस बूस्टर सीरीज, जिसमें हम कंप्लीट कोर्स ऑफ फिजिक्स की बात करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है फाइनल टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2021 का टेस्ट नंबर 8, जिसमें टॉपिक कवर्ड है बच्चों रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों, तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ दैट बच्चों, प्रिज्म से कनेक्टेड है, रे ऑप्टिक्स का सवाल है ये कि ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास, जिसका रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है √3। द रेफ्रैक्टिव एंगल जो है बच्चों, वो आपको दे रखा है कैपिटल ए। इफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू ए, देन द वैल्यू ऑफ ए इज ओके। मतलब डेल एम की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों, वो भी आपको कितनी दे रखी है, ए दे रखी है। तो आप जनरली इस म्यू का फॉर्मूला यूज़ करोगे फॉर प्रिज्म। वो किसके इक्वल होता है बच्चों, साइन डेल एम, मतलब मिनिमम डेविएशन प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ये प्रिज्म का सवाल काफ़ी फेमस है बच्चों नीट में। तो साइन डेल एम प्लस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। यहाँ पर डेल एम की वैल्यू ए के इक्वल दी हुई है बच्चों, यहाँ देख सकते हो आप। तो यहाँ पर ए पुट करोगे तो ए प्लस ए 2a हो जाएगा, और उसमें 2 का डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ए ही बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू इक्वल्स टू बच्चों साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ दिक्कत आती है। अब मेरे को साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट करना है कैसे भी करके। तो मैं कैसे करूँगा बच्चों, इस साइन थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो एक्चुअली में इसको आप क्या लिख दोगे, 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, जैसा पहले था वैसा चल रहा है। साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बच गया म्यू इक्वस टू 2 कॉस ए बाई 2, 2 कॉस ए बाई 2। अब आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है बच्चों √3। ओके, अब √3 यहाँ पे रखोगे बच्चों, तो ये √3 इक्वस टू हो गया 2 कॉस ए बाई 2। अब यहाँ पे 2 नीचे ले जाओगे तो बच्चों कॉस ए बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा √3/2 के। और √3/2 कॉस किस में होता है बच्चों, 30 डिग्री में। तो ए बाई 2 किसके इक्वल आ गया बच्चों, 30 डिग्री के। तो ए किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से ये प्रिज्म का सवाल आपको सोल्व करना है। काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों, ये आने लायक भी है। तो आप इसको इजीली ऐसे टैकल करोगे कि जब साइन थीटा की फॉर्म बन जाए तो आप उसको 2 साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों, हर बुक में मिल जाएगा आपको ये, कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। तो उस इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों जो इस कॉन्वेक्स लेंस से बनेगी, अगर इसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो रैप कर दिया जाए किसी ब्लैक पेपर से, ढक दिया है आपने, है ना। तो आपको क्या ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, नो इमेज इज़ फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लेंस। नहीं बच्चों, ये गलत है, इमेज फॉर्म तो बनेगा, बस उसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ब्राइटनेस वो डिक्रीज़ हो जाएगी। बिकॉज लाइट गैदरिंग एरिया जो है वो डिक्रीज़ हो गया ना बच्चों। ये देखो यहाँ पर लाइट इकट्ठे होने वाला जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो गया, तो इमेज तो बनेगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो इमेज तो पूरा बनेगा, फुल इमेज फॉर्म्ड, बट उसकी जो ब्राइटनेस हो जाएगी वो कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो लाइट गैदरिंग एरिया है आपने वो रैप कर दिया है। रैप कर दिया तो इसका मतलब वो ढक दिया बच्चों आपने किसी कार्ड शीट से या एट्सेट्रा किसी से भी। तो इमेज तो पूरा बनेगा बच्चों, लेकिन उसकी इंटेंसिटी या उसकी ब्राइटनेस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन, बच्चों ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ए पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कोई एक पर्सन है बच्चों, वो क्लियरली कितनी डिस्टेंस तक देख सकता है, 30 सेंटीमीटर तक देख सकता है। ओके, लेकिन वो चाहता है कि उससे 50 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस पे कोई बुक पड़ी है उसको अपनी आंखों से देखना चाहता है, तो उस लेंस कौन सा लगाए और उसकी पावर कितनी हो। ओके, तो ऑब्वियसली आपको कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, तभी देखो सारी पावर आपको क्या दे रखी है बच्चों, नेगेटिव में दे रखी है, तो ऑब्वियसली कॉनकेव लेंस ही लगेगा। अब आप देखो बच्चों, ये 50 सेंटीमीटर पे तो ऑब्जेक्ट पड़ा है, मतलब ये यू जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, -50। और जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है, और जो इमेज है बच्चों वो कहाँ है, -30 सेंटीमीटर पर है। ओके, ये आपको दोनों क्वेश्चन में गिवन है। अब बिकॉज कॉनकेव लेंस है तो यू तो नेगेटिव होना ही है, और वी भी नेगेटिव हो गया बच्चों। यू तो बचपन से ही नेगेटिव रहता है। आप फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों इसका, क्योंकि अपन को पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, बिना फोकल लेंथ के पावर नहीं आ सकती बच्चों। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। इन सबको आप विथ साइन रख दो इसमें।
तो ये हो गया बच्चों 1/f इक्वल्स टू -1/30 और +1/50। तो आप देखोगे बच्चों यहाँ पर जो फोकल लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास f इक्वल्स टू आ जाएगा -75 सेंटीमीटर। अब देखो फोकल लेंथ ही नेगेटिव आ रही है तो पावर भी नेगेटिव आएगी, इसका मतलब कॉनकेव लेंस है। और p क्या होता है बच्चों 100/f, वेयर f किस में दी हुई हो आपको सेंटीमीटर में, अगर मीटर में दी हो तो 1/f करते हैं। तो 100/-75 विच इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 1.33 के आसपास, और ये आ जाएगा माइनस में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी इजी सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन ए मीडियम इम्प्लाइज दैट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल विद इक्वल स्पीड इन मीडियम। नहीं बच्चों, गलत है। लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ट्रेवल विद इक्वल स्पीड इन मीडियम, नहीं बच्चों गलत है ये। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, ये सही है बच्चों। जिसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, बच्चों फ्रीक्वेंसी तो कभी चेंज होती नहीं है, हर मीडियम के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो जैसे जैसे म्यू चेंज होता जाता है बच्चों, वैसे वैसे लैम्डा चेंज होता जाता है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, ये सही है बच्चों। अब यहाँ पर देखो एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज होता है बच्चों। डेल क्या होता है किसी भी थिन प्रिज्म के लिए, डेल इक्वल टू μ-1 × a। डेल जो है वो भी म्यू के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट होता है, हर मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ पर ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है वो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं है बच्चों इसमें। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये प्रिज्म का सवाल आ गया बच्चों। देखो यहाँ पर क्या है, ये थिन प्रिज्म की बात कर रहा है बच्चों। थिन प्रिज्म का डेरिवेशन आप 12th में पढ़ते हो, फिर भी हम देख लेते हैं इसको। तो म्यू इक्वल्स टू एक्चुअली में होता क्या है बच्चों, साइन डेल m प्लस a/2 डिवाइडेड बाय साइन a/2। ये नॉर्मली हर प्रिज्म के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, लेकिन जब अगर थीटा अगर स्मॉल हो बच्चों, ये आपने हर जगह अप्लाई किया होगा इस चीज़ को, कि अगर थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा जो है वो इक्वल होता है टेन थीटा के, और वो टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है थीटा के। तो यहाँ पे साइन एंगल हटा दोगे आप, तो म्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेल m प्लस a/2 डिवाइडेड बाय a/2। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बाई 2 से तो बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू a किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल m प्लस a के। इस a को यहाँ भेजोगे बच्चों, तो डेल m किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू a माइनस a के। यहाँ से अगर आप a कॉमन ले लेते हो बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, μ-1 × a। मीन्स ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये इस तरह से आता है बच्चों, हालांकि बच्चों को याद भी रहता है ये μ-1 × a फॉर द थिन प्रिज्म। तो नहीं याद रहता है बच्चों तो आप इसको निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड है बच्चों। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है TIR पर बेस्ड होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एनसीईआरटी में साफ साफ दिया है बच्चों। इसमें दो लेयर्स होती हैं, एक तो होती है बच्चों कोर और एक होती है क्लैडिंग। ये आपने 12th क्लास में पूरा पढ़ रखा है, कोर और क्लैडिंग क्या होती है। TIR पर बेस्ड है बच्चों। TIR की और कौन कौन सी फिनोमिना होती हैं बच्चों, एक तो होती है मिराज, जिसको आप मरीचिका बोलते हो बच्चों। एक होती है लूमिंग, ये बच्चों डेजर्ट वाले एरिया में होती है। रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं उनमें मिराज होता है, और जो ठंडे कोल्ड एरिया होते हैं उनमें लूमिंग होती है बच्चों। इनमें क्या होता है बच्चों, इमेज का जो है वो आपको एक तरह से हेलुसिनेशन दिखाई देता है, एक संभावना होती है बच्चों, लेकिन वहाँ पे कुछ होता नहीं है। तो वो मिराज और लूमिंग वाली जैसी फिनोमिना है, TIR पर बेस्ड है। जैसे डायमंड में भी बच्चों TIR होता है। तो ये सारी TIR पे बेस्ड एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने होते हैं। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बच्चों आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल पढ़ने हैं आपको, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं नीट में। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये आपको दे रखा है 500 नैनोमीटर फॉल्स इन मेटल वर्क फंक्शन दे रखा है आपको 1.9। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सवाल है बच्चों। काफ़ी इजी सवाल है ये। देखो आप इस पर एक फॉर्मूला लगाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आपको एनर्जी निकालनी है कि एनर्जी है कितनी। तो एनर्जी का डायरेक्ट ट्रिक है बच्चों, ये 12400 का आपको डिवाइड करना है, जो भी आपको वेवलेंथ दे रखी है नैनोमीटर में, बट याद रखना ये नैनोमीटर के लिए ही अप्लाई करना है।
ये आ गया आपके पास 500। तो ये सॉरी एंगस्ट्रॉम में बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 12400 आपको एनर्जी लेनी है आपको एंगस्ट्रॉम में। तो ये यहाँ पे 500 है, इसको आप अगर आप इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये 5000 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 2.48। तो यहाँ पर जो आपको ये वेवलेंथ रखनी है वो किस में रखनी है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में रखनी है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हो इससे एनर्जी, नहीं तो आप E=SC/λ भी रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये जो आपके पास आएगा एनर्जी आएगी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी बच्चों आपके पास। ओके, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किसके इक्वल आता है बच्चों, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन कितना दे रखा बच्चों, वर्क फंक्शन 5। ये टोटल एनर्जी आ गई अपने पास। अगर इसमें आप ई का डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास जो भी आएगा वो कैस में आ जाएगा, वोल्टेज में आ जाएगा। ओके, तो E-5 करोगे तो 2.48 में से अगर आप 1.9 माइनस करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 0.58। तो ये आ जाएगा 0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ई से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 0.58 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपको दिख रहा होगा, 0.58 वोल्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसको इजीली आप सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो ये जो मॉडर्न फिजिक्स के सवाल है बच्चों ये काफ़ी बोनसफुल है आपके लिए, बिकॉज ऑफ यहाँ से इजीली बच्चा क्वेश्चन नंबर ला सकता है। ओके, तो आपको मॉडर्न फिजिक्स के सवाल छोड़ने नहीं हैं, बिल्कुल भी 1% भी नहीं छोड़ना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोमेंटम ऑफ फोटोन बच्चों, ये भी फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। मोमेंटम ऑफ फोटोन निकालना है आपको, वेवलेंथ दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम और इंटेंसिटी दे रखी है आपको इतनी। ओके, अब एक बात सुनो बच्चों कि मोमेंटम ऑफ फोटोन के 3 फॉर्मूले हैं बच्चों, E/c, h/c या h/λ। ओके बच्चों, अब एक चीज़ सोचो बच्चों कि अगर मोमेंटम ऑफ फोटोन आपको निकालना है ना, तो h/λ रखोगे आप, तो h/λ क्या हो जाएगा बच्चों, आपको h जो होता है वो कितना होता है, ये होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। लेमडा दे रखा है आपको एंगस्ट्रॉम में बच्चों, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻3, बिकॉज ये 6000 है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये कितना बच गया आपके पास 10⁻⁻7। ओके, और यहाँ को अगर आप कैंसिल आउट करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास -27, मतलब सारे ऑप्शन -27 में देख लो। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मतलब ये आएगा 1.105 के आसपास आएगा बच्चों, बिकॉज 6 के अप्रॉक्स ही है ये, 1.1 के आसपास। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड मिल जाएगा आपको। तो ये मोमेंटम के 3 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हैं बच्चों, P=E/c, h/c या h/λ, इससे हो जाएगा आपका काम। ये इंटेंसिटी सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका कोई रोल नहीं है बच्चों यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी भी दी हुई होती है जिनका कोई रोल नहीं होता क्वेश्चन में। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 64 वोल्ट। आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है और एंगस्ट्रॉम में बतानी है बच्चों। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है 12.27 डिवाइडेड बाय √v, और वो किस में आएगी बच्चों, डायरेक्टली आपके पास एंगस्ट्रॉम में आ जाएगी। तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 12.27 डिवाइडेड बाय 64 का आप करोगे 8, ये आ गया एंगस्ट्रॉम। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, लगभग बच्चों 1.5 बार जा रहा है ये, 1.52 या 1.53 के आसपास हो रहा है। तो ये आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मोमेंटम, ये फिर बच्चों रेशियो ऑफ मोमेंटम पूछ लिया आपको। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन अल्फा पार्टिकल और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा आपको 1 किलोवोल्ट। ओके, अब बच्चों एक चीज़ सोचो आप, P जो होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, m इंटू वी के, वो होता है √2m काइनेटिक एनर्जी के, या वो इक्वल होता है √2m Q इंटू वोल्टेज के। ओके बच्चों, अब आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 1 किलोवोल्ट, है ना, विच आर एक्सेलरेटेड रेस्ट बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम दे रखा है सबके लिए, 2 बचपन से सेम है बच्चों सबके लिए। तो मास और चार्ज का ही खेल है। अब मास और चार्ज का खेल कैसे देखोगे बच्चों, देखो तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
और अल्फ़ा पार्टिकल। ये होता है बच्चों। पहले इसकी बात करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फ़ा पार्टिकल की। तो प्रोटॉन में क्या चार्ज होता है बच्चों? यहाँ पे होता है ई, यहाँ पर होता है ई, यहाँ पे होता है 2e, यहाँ पे होता है m, यहाँ पे होता है 2m और यहाँ पे होता है 4m। लेकिन ये क्या होता है? सारे मास ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब अपने को अलग ही इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इसका मास दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसका दे रखा है मास ऑफ अल्फ़ा। ओके। अब चार्ज जो होता है इसका 2 टाइम्स होता है, इसके ऊपर भी माइनस ई होता है बच्चों। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है आपको रेशो में, तो यहाँ पर लोगे आप पी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन पी ऑफ अल्फ़ा विच इज इक्वल टू 2, तो कैंसिल आउट हो जाएगा रेशो में, वोल्टेज कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज इक्वल है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अल्फ़ा और चार्ज ऑफ अल्फ़ा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों एम ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, मास ऑफ अल्फ़ा एम अल्फ़ा और चार्ज ऑफ अल्फ़ा 2e। तो ये आ गया बच्चों आपके पास एम ई डिवाइडेड बाई 2m अल्फ़ा। मेरे को ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है बच्चों ये। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो इस तरह से आप किसी का भी रेशो निकाल सकते हो, चाहे प्रोटॉन हो, ड्यूट्रॉन हो, अल्फ़ा पार्टिकल हो, चाहे कुछ भी हो। तो रेशो के सवाल काफ़ी ईजी आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी मिलेगा बच्चों आपको। ओके, सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, काफ़ी अच्छा सवाल है बच्चों, एनसीईआरटी बेस की लाइन है ये कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट बच्चों वो शो करता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं, बहुत सारे निकल क्रिस्टल होता है जिसके ऊपर बच्चों इलेक्ट्रॉन की बीम आप क्या करते हो बच्चों? बम्बार्टमेंट कराते हो। तो इससे मेन जो रिजल्ट निकलता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, इज अ डायरेक्ट एविडेंस है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये शो करता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल है बच्चों, आपको आप जाके एनसीईआरटी में पढ़ सकते हो। ये गिवन है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके बच्चों, सो गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the ratio of de Broglie wavelength of a proton and alpha particle having same kinetic energy? तो इसमें भी बच्चों वही फॉर्मूला यूज़ करना है कि जो लेमडा होता है वो किसके इक्वल होता है? h अपॉन पी, h अपॉन एम वी, h अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। बस काइनेटिक एनर्जी तक ही रखना है इसको अभी। ओके, नहीं तो क्यू वी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। सो आपको कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है बच्चों, 2 सेम है, एच सेम है, बस मास का ही तो रेशो लेना है। तो रेशो प्रोटोन एंड अल्फा, तो लेमडा प्रोटोन डिवाइडेड बाय लेमडा अल्फा। ओके, सो रेशो ऑफ, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो मास ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटोन, ये इसके 4 टाइम्स होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटोन। ये आ गया √4 मीन्स 2:1, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Okay, go through the next question. If 5% of energy supplied to a bulb is radiated as a visible light, how many photons are emitted per second by 100-watt lamp? Wavelength दे रखी है आपको, visible light taken is 5.6 into 10 to the power minus 10। तो एनर्जी विजिबल कितनी हो जाएगी बच्चों? 5% ऑफ टोटल एनर्जी, मतलब ये कितना हो गया? अगर टोटल एनर्जी को आप 100 मानते हो तो ये कितना हो गया? 5 वाट हो गया। अगर टोटल एनर्जी को अपन 100 कंसिडर करें तो एनर्जी एज विजिबल आपको जो दिखाई देगी वो कितनी होगी? वो जाएगी आपके पास 5 वाट। ओके, अब 5 को किसी, अब एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है? एस सी अपॉन लेमडा। और यहाँ पर अगर आप एन नंबर ऑफ फोटोन है तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एन जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा ई लेमडा डिवाइडेड बाई एस सी। ई आपके पास है 5, लेमडा आपको दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है 5.6 इंटू 10 to the power minus 7 डिवाइडेड बाय एच होता है बच्चों 6.62 इंटू 10 to the power minus 34, और सी जो होता है बच्चों वो होता है 3 इंटू 10 to the power 8। इन सबको आप सोल्व करो इजीली, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.41 इंटू 10 to the power 19, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट, बच्चों इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये इजीली सवाल हो जाएगा 1 सेकंड में भी। आप देखो इसके नाम में आंसर है, फोटो मतलब लाइट, इसका मतलब ये वाला, ये कट गया बच्चों, ये कट गया। सेल मतलब इलेक्ट्रिक पावर, मतलब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल नहीं था बच्चों, सवाल के नाम पे दब्बा था ये। गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक प्लेस, बच्चों टाइम लेगिंग होती है वहाँ पे, वो होती है बच्चों 10 to the power minus 9 सेकेंड और लेस।
ये एनसीईआरटी का डेटा है बच्चों, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ये 10⁻⁹ सेकंड और लेस होता है बच्चों, इससे भी कम टाइम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमिना हो जाता है। इसको टाइम लेगिंग बोलते हैं। टाइम लेगिंग बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होता है बच्चों 10⁻⁹ सेकंड से कम में भी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इमिट हो जाता है किसी भी मेटल सरफेस से, तो इसको टाइम लेगिंग बोलते हैं बच्चों। ओके, सो यहाँ तक आज अपना ख़त्म होता है बच्चों। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।